हेलो दोस्तों, खुश आमदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम कराएंगे आपको 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसके ऑब्जेक्टिव और मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने करा के उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सवाल आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले फिजिक्स के आपके सामने पहला सवाल कि अच्छे ईंधन का गुण लिखें। तो आपको पता है अच्छा ईंधन कौन होगा? तो अच्छा ईंधन वो होगा हम कैसे कहेंगे, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका भंडारण आसान हो, जो जलने पे कम से कम धुआं दे, ज़्यादा से ज़्यादा ताप दे, ठीक है ना, प्रदूषण कम उत्पन्न करे, तो वो अच्छे ईंधन होते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है, लिखते चलिए आप। 2 नंबर कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के लिखें। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है? इस तरह से होता है, ये अंगूठा हो गया, ये बाकी उंगलियां हो गई, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अगर हम किसी तार को इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा बताए, तो बाकी उंगलियां जो होंगी वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी, ठीक है। ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है। 2 नंबर कह रहा है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेट करंट के बारे में बताना है आपको। तो सिंपल है, कैसे बताएंगे? जो डीसी होता है इसका मान समय के साथ नहीं बदलता, इसका दिशा नहीं बदलता, ठीक है ना। एसी जो होता है समय के साथ इसके दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, और दिष्ट धारा जो होता है इसको जब एसी में करंट कन्वर्ट करते हैं वो उपकरण इन्वर्टर होता है, और एसी को जब डीसी में करते हैं तो वो उपकरण जो होता है वो डायोड होता है। इसका आप कुछ इस तरह से ग्राफ बना देंगे, ठीक है, ये ग्राफ बना देंगे दोनों का, ये हो गया। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबक की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। तो विद्युत चुंबक की जो तीव्रता होती है वो कुंडली जो होती है ना, ये फेरों की जो संख्या है इस पे निर्भर करती है। उसके बाद इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका क्या मान है उस पे निर्भर करती है, और इस क्रोड के मटेरियल पे, जो क्रोड का पदार्थ है उस पे निर्भर करता है। सबसे पहले बात की जो विद्युत चुंबक होता है उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो नर्म लोहे का क्रोड, नर्म लोहे के छड़ को इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में, ठीक है। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र किसने खोजा। तो ये खोजा था ऑस्ट्रेड ने, जी ऑस्ट्रेड ने खोजा था। ये आपको मालूम होना चाहिए। वो चुंबकीय सुई रखा और ऊपर से जब धारा प्रवाहित किया तो इसमें विचलन हुआ, ठीक है। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका साइंस का भी कोई सवाल नहीं है जो आपसे छूट के आएगा, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट हम करेंगे, अभी फिजिक्स कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका क्या मतलब है। तो तार का प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है ना। यानी उस तार से, उस परिपथ से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उनके सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है। इसका यही मतलब है, यही तात्पर्य है। 7 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, इसका मान भी लिखें। तो व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो इसको हम कहते हैं 1 यूनिट भी कहते हैं और एक BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट, ठीक है। इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल, ये आपको याद होना चाहिए। और यहीं पे 1 हर्ट्ज पावर बराबर होता है 746 वाट, ये भी याद होना चाहिए। 8 नंबर देखिए, नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्र धातु होता है। तो नाइक्रोम का कैसे लिखते हैं, NiCrOm। तो ये हो गया निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नाइक्रोम किस में लगा होता है, तो विद्युत हीटर में जो लगा होता है ना, तापन अवयव, वो होता है नाइक्रोम। और जो बल्ब में लगा होता है वो होता है आपका टंगस्टन। बल्ब में अक्रिय गैस, आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। मेरा मकसद ये होता है कि आपके जो भी ये सवाल बना रहे हैं उसके आसपास का भी सवाल आपको मालूम होना चाहिए। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश का अपने रंगों में टूटना। तो ये रंगों में कैसे टूटता है, ये श्वेत प्रकाश आया प्रिज्म से, तो जब ये टूटता है तो ऊपर आपका रेड रंग होता है और नीचे वायलेट यानी बैगनी और लाल, इसे हम वर्णपट कहते हैं। तो ये क्या बनता है आपको, विबग्योर, VIBGYOR यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये बनता है। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है
बैंगनी का और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिए। चलिए 9 हो गया। 10 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब तारों से रोशनी हमारी आंखों तक आती है तो रास्ते में गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, धूल कण सब मिलते हैं। तो जब ये गर्म हवा से ठंडे में प्रवेश करता है तो थोड़ा मुड़ता है, फिर ठंडे से गर्म में प्रवेश करता है तो थोड़ा मुड़ता है। तो इस तरह से ये करते हुए हमारी आंखों तक जब आता है तो कभी प्रकाश ज़्यादा कभी कम दिखता है, तो हमें कभी यहाँ से आता हुआ कभी यहाँ से आता हुआ दिखता है, तो हमें ये टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। चलिए 11 नंबर है कि आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? तो आँख की समंजन क्षमता क्या होती है? आँख है तो ये दूर की वस्तु नज़दीक की वस्तु देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती है, उसको नियंत्रित करती है जिससे वो दूर और नज़दीक की वस्तु को साफ देख सके। तो उसे ही हम कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है आपका कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। अवतल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं दूर दृष्टि के निवारण के लिए, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। ये याद रहेगा आपको। चलिए, और दूसरी बात, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, ये उत्तल लेंस होता है, ये अवतल लेंस होता है। इसकी जो फोकस दूरी होगी ये आपको धनात्मक होगी और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो इस तरफ बनती है तो ये ऋणात्मक होगी। ठीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, क्यों? तो अगर कोई बर्तन है इसमें पानी है और ये सिक्का नीचे है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी रोशनी जब बाहर निकलती है तो ये थोड़ी सी मुड़ जाती है अपने पथ से, क्योंकि ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, तो ये हमें लगता है कि यहाँ से आ रही है, तो इसलिए ये अपवर्तन के कारण उठी हुई प्रतीत होती है। 14 नंबर है कि अवतल लेंस की शक्ति आपको -2 डायोप्टर है, फोकस दूरी निकालना है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की जो क्षमता शक्ति होती है वो माइनस में होती है, तो इसलिए क्या होगा, F इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है 1/F। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, आपको दिया है P दिया है, F निकालना है, तो F इक्वल टू क्या होगा 1/P। तो देखिए 1/-2 रखेंगे तो ये निकल के आएगा -0.5। तो ये फोकस दूरी है तो डायोप्टर है तो ये किस चीज़ में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं बताएं। तो समतल दर्पण में जो वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी बनेगा जितना दूर वो सामने वस्तु है। ठीक है। पार्श्व उल्टा बनता है, यानी अगर इधर बायां है तो इसमें इधर दाहिना हो जाता है, ये उल्टा बनता है। ठीक है ना। और एक विशेषता आप बताइए, एक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक विशेषता जो है वो आप एक हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। चलिए 16 नंबर है अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताएं। बहुत सिंपल है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग क्या हो सकते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, और सर्च लाइट में, टॉर्च के लाइट में, ये सब अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, ये आपको याद रहना है। 17 है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और ये फोकस दूरी। ठीक है ना। जब लेंस सूत्र कहेगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका फिजिक्स का। अब बायो के कुछ देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो चूंकि पत्तियों में ही आपका क्लोरोफिल या जिसको पर्णहरित कहते हैं वो पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। 2 नंबर है श्वसन किसे कहते हैं, समीकरण दें। तो श्वसन जो होता है वो है कि बाहरी वातावरण से O2 लेना, उसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं में जब CO2 उत्सर्जित होता है तो उसे फिर वापस फेफड़े तक लाया जाता है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है, इसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका समीकरण आपको देना है, तो समीकरण क्या होगा, C6H12O6 और साथ में जाएगा ऑक्सीजन, तो ये क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है।
3 नंबर कह रहा है कि मानव श्वसन अंगों के नाम लिखें। श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से अंग हैं जिससे हम सांस लेते हैं? तो नसिका छिद्र हो गया, नसिका छिद्र हो गया, ट्रैकिया हो गया और फेफड़ा हो गया। ये हमारे श्वसन अंग है। अगर आपसे पूछे पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखने के लिए तो मुख गुहा हो जाएगा, और आपका ग्रासनली हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचक ग्रंथियां जो हैं जैसे आपका यकृत यानी लीवर हो जाएगा, अग्नाशय वगैरह हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर है। 4 कह रहा है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन से क्या समझते हैं? तो परिवहन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो परिवहन में क्या होगा आपका, जो जरूरी की चीज़ें होती हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिकाओं में जो हानिकारक पदार्थ होती हैं उनको बाहर निकालना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है। 5 नंबर कह रहा है उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना। तो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, विषैले पदार्थों को खून से बाहर निकालने की प्रक्रिया, छानने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वो है आपका वृक्क। ठीक है ना, वृक्क को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इसके साथ पूरे अंग के नाम अगर बात करें तो वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर है, कह रहे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से क्या समझते हैं? तो ये आपका किस में होता है? वृक्क के नेफ्रॉन में होता है। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। एक वृक्क में 10 लाख, दोनों वृक्क में 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की संरचना इस तरह से होती है, ये नेफ्रॉन की संरचना इस तरह से होती है, और इसमें हमारा खून आता है, इसे बोमेन संपुट कहते हैं। जब खून यहाँ पे आता है तो यहाँ से ग्लूकोज, प्रोटीन, जल, लवण, ये सारी चीज़ें छन के बोमेन संपुट में आ जाती हैं, और इसे ही कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जब आगे बढ़ता है तो यहाँ से उपयोगी पदार्थ को फिर से इन नलियों में सोख लिया जाता है, जिसे कहा जाता है पुनर्अवशोषण। ठीक है, और कुछ पदार्थ इसमें से स्रावित होते हैं, हानिकारक पदार्थ इन नलियों में, उन्हें कहा जाता है पुनर्स्रवण, और ये आगे जाके संग्राहक नलिक से होते हुए मूत्राशय में जाके एकत्रित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बताएं। ऑक्सिन हार्मोन पादप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ये पादप का वृद्धि हार्मोन है, पौधों में वृद्धि कराता है। ठीक है। 8 नंबर है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? बहुत आसान सवाल। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे दिमाग में यहाँ बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से है, तो यहाँ पाया जाता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है, और ये सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, ये जानवरों, इंसानों में पाया जाने वाला है, ये सब सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 9 नंबर है लैंगिक संचारित रोगों की तालिका बनाएं। तो जीवाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग और आपको प्रोटोजुआ से होने वाला रोग, तीनों रोगों का आपको लिस्ट बनाना है। तो वायरस से होने वाला क्या हो जाएगा? आपको सर्विक्स कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। जीवाणु से होने वाला रोग गोनोरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। प्रोटोजुआ से होने वाला रोग ट्राइकोमोनेसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर है अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन, जिसमें एक अकेले व्यष्टि अपने जैसे नए संतान पैदा करता है। तो अलैंगिक जनन में होता है कि जो संतानें पैदा होती हैं वो अपने जनक के समान होती हैं, ये होती है इसकी मुख्य खूबी। ठीक है ना, और इसमें जो गुण होता है, जो मतलब अच्छे गुण होते हैं, उनका नाश नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। 11 नंबर आनुवांशिक गुण से क्या समझते हैं? तो आनुवांशिक गुण क्या होता है? वह गुण जो औलादों में अपने माता पिता से आता हो। ठीक है ना, उसे हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि स्थलीय आहार श्रृंखला का निर्माण कीजिए। स्थल में आहार श्रृंखला का निर्माण करिए। तो सब आपको पता है स्थल में क्या होगा? पौधा होगा, हरे पौधे हो जाएंगे। पौधों को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा या टिड्डा जिसे आप कह सकते हैं। इसको मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खा जाएगा। इस तरह से आप एक स्थलीय आहार श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। 13 नंबर है ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र बताना है आपको।
तो देख, सबसे पहले तो ओजोन परत जो पाया जाता है हमारे पृथ्वी में समताप मंडल में पाया जाता है, और ये ओजोन परत बनता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर, ठीक है ना। O3 इसका सूत्र होता है, और ये O3 जो है ये CFC की वजह से क्षय होता है इसका, ठीक है ना, टूटता है। तो ये अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा टूट चुका है, इसलिए उसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दिया गया है, नाम दिया गया है ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में, ठीक है। 14 नंबर कह रहा है कि मेंडल के निष्कर्ष को लिखिए। मेंडल का क्या निष्कर्ष था? मेंडल ने क्या कहा था कि जो गुण होता है, ठीक है ना, वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो विलुप्त नहीं होता, वो छुपा रहता है, जो अगली पीढ़ी में फिर से निकलकर सामने आ जाता है। ये मेंडल का निष्कर्ष था। चलिए अब केमिस्ट्री के कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये रहा, ये नीचे से है कि ड्रिप सिंचाई क्या है। तो ड्रिप सिंचाई वैसे जगहों पे की जाती है जहाँ पे पानी की कमी हो। इसमें एक पाइप रहता है जो हर पौधे के जड़ों से होता हुआ जाता है, और उसमें एक छोटा छोटा छेद रहता है, ठीक है ना। तो बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, जब इससे पौधा जाता है तो धीरे धीरे इसमें पानी थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है इसके छेद से, उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। चलिए 2 नंबर है चिपको आंदोलन क्या है। तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में, जिसकी अगुवाई की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। और वहाँ पे ठेकेदारों द्वारा जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे, और इस तरह से ये आंदोलन एक चला। जब सरकार की इस पे नज़र पड़ी तो उसको रोका गया, ठीक है ना, पेड़ों की कटाई को, तो उसे चिपको आंदोलन कहा गया। 3 नंबर है जल संचयन क्यों जरूरी है। संचयन मतलब बचाव। तो जल संचयन जरूरी है क्योंकि हम बिना पानी के, जल का दूसरा नाम ही जीवन है, बिना जल के नहीं जीवित रह सकते हैं, और पानी की अगर हम बचत ना करेंगे तो एक दिन पानी ख़त्म हो जाना है, और जिससे हमें बहुत परेशानी होगी ज़िंदगी जीने में। 4 नंबर है लघु और दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं। देखिए 7 आवर्त होते हैं हमारे आवर्त सारणी में, ठीक है ना। तो 7 आवर्त में जो दूसरा और तीसरा आवर्त होता है इसे कहते हैं लघु आवर्त। इसमें 8-8 तत्व आते हैं, ठीक है ना। और 4 और उसके बाद वाले तत्वों को दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसमें 4 और 5 में 18-18 तत्व हैं, 6 में 32 तत्व है, ठीक है ना। 7 अभी बना है, उसमें अभी पूरे नहीं हुए। चलिए 5 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में बताइए। तो आवर्त सारणी का ब्लॉक भी आपको वही चीज़ होगा। किस तरह से होगा? तो जो आवर्त सारणी का ब्लॉक होगा, ये 1 और 2 वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं, और 13 से 18 वर्ग को पी ब्लॉक कहते हैं, 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे जो 2 लाइनें होती हैं जिसे लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स करते हैं वो एफ ब्लॉक होती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 18 वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है ना, और 17 वर्ग के तत्वों को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होता है। चलिए अब है 6 नंबर, हेलोजन समूह के तत्वों को के गुण लिखें। हेलोजन समूह के तत्वों को गुण लिखना है आपको। तो देखिए हेलोजन समूह वही वर्ग 17 जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वाला, उसे हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना। 7 नंबर कह रहा है कि IUPAC नाम लिखें। ये आपको 2 दिया गया है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ये देखिए CH3CHO ये है क्रियाशील मूलक। तो ये किसका होता है? तो ये होता है आपका एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड में नामकरण में अल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन आपके पास कितना हो रहा है, CH3CHO, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आपका क्या बनता है, एथेन। तो ये बनेगा आपका एथेनल, ठीक है ना, एथेनल बन जाएगा। दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे आपका क्रियाशील मूलक OH है, और साथ में एक एल्किल ग्रुप भी जुड़ा है। तो यहाँ इधर से हम करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, क्योंकि जिधर क्रियाशील मूलक होता है उधर से गिनते हैं। तो देखिए 2 नंबर पे एल्किल जुड़ा है, तो 2 मेथिल हो गया आपका। यहाँ पे 2 नंबर पे ये मेथिल जुड़ा है, ये हो गया। उसके बाद कार्बन जोड़िए, कितना है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो ये एल्कोहल समूह है, तो एल्कोहल में ऑल जुड़ता है, तो ये बन जाएगा 2 मेथिल, क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, ऊपर ऐसे रहेगा प्रोपेनॉल। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है सिस
टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन के सूत्र लिखिए। तो सिंपल आप याद रखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड बनाइए और इधर ऊपर हाइड्रोजन नीचे एल्किल समूह और इधर ऊपर हाइड्रोजन नीचे एल्किल समूह, ये बनता है आपका सिस टू ब्यूटीन। ठीक है ना, ये सिस टू ब्यूटीन का सूत्र होता है, ऊपर हाइड्रोजन। और ट्रांस टू ब्यूटीन में ये उलट जाएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड नीचे जब ये CH3 लगेगा तो इधर ऊपर CH3 लगेगा, इधर नीचे हाइड्रोजन लगेगा, इधर ऊपर हाइड्रोजन लगेगा, ये बन गया आपका ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ये सूत्र होता है। चलिए अगला सवाल, सममूलक श्रेणी क्या है? आपको बताना है सममूलक श्रेणी, जिसमें जैसे हम लिखते हैं ना CH4, उसके बाद फिर लिखते हैं C2H6, C3H8, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है ना सब में, तो यही होता है हमारा सममूलक श्रेणी। 10 नंबर कह रहा है साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण क्या है? देखिए, तो साबुनीकरण जो होता है वनस्पति तेल और वसा का क्षार के साथ जब जल अपघटन कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, तो उसे ही हम कहते हैं साबुनीकरण। साबुन का बनना साबुनीकरण कहलाता है। 11 नंबर है कि अभिक्रिया को पूर्ण करें, तो ये अभिक्रिया अभी इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको देखता हूँ कमेंट बॉक्स में करा देता हूँ। 12 नंबर है कि धातुओं के संक्षारण से क्या समझते हैं? धातु का संक्षारण, संक्षारण बोल रहा है, संरक्षण नहीं बोल रहा है। संरक्षण का मतलब बचाव और संक्षारण का मतलब टूटना। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और वो जंग लग जाता है, जो धातु को तोड़ता है उसे हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचने का उपाय, देखिए सवाल भी है कि संक्षारण रोकने के उपाय, तो हम पेंट करते हैं, ठीक है ना, ग्रीस लगाते हैं और मिश्र धातु में इनको बदल देते हैं। इस तरह से हम ये इनको संक्षारण से बचा सकते हैं। 14 नंबर है वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? वैद्युत अपघटन में इसमें एक हम ये करते हैं कि एक टब लेते हैं, बहुत बड़ा ये बर्तन लिया जाता है, उसमें वैद्युत अपघटनी विलयन रखा जाता है और अशुद्ध धातु जो होता है, अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में, ठीक है ना, और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ से हमारा शुद्ध धातु कैथोड पे निकल के आ जाता है और अशुद्ध धातु एनोड मड बन जाता है, नीचे कुछ एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वैद्युत अपघटन होता है। जो वैद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जब टूटते हैं अपने अवयव में तो इसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। 15 नंबर का है कि गृह निर्मित सूचक के नाम बताएं। तो गृह निर्मित सूचक क्या होते हैं? सूचक क्या होते हैं? जो हमें अम्ल और क्षार में अंतर बताते हैं। तो आपका हल्दी हो जाता है, ठीक है ना, लाल गोभी का पत्ता हो जाता है, चुकंदर हो जाता है, ये सारे गृह निर्मित सूचक होते हैं। अच्छा, यहीं पे एक सवाल मैं आपको बता दूं कि एक्वा रेजिया के बारे में आप जानते होंगे। एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण, जिसमें 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 हिस्सा आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, ये याद रख लीजिए। परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करें अगर, तो परबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? HCl, H2SO4, ये सब परबल अम्ल हो गए। भस्म होगा परबल भस्म, NaOH, ये परबल भस्म हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और भस्म की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से है, ये न्यूरॉन का चित्र बनाना है, कृत्रिम रीढ़ के बारे में बताना है, मनुष्य हृदय की संरचना बतानी है, ठीक है ना। ये मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे फेन उत्प्लावन विधि है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, अम्लों के 5 गुण, ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो समतुल्य प्रतिरोध आपको बहुत ज़रूरी है, निकालना आना चाहिए। और एक ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम या एक श्रेणी क्रम में व्यंजन भी आपको आना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल F = R/2, ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मॉडल पेपर का, वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।